गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हमने संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में अध्ययन किया है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी के अंतर्गत एकाकी व्यापार और साझेदारी की तुलना में अधिक पूंजी की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही कंपनी के अंदर वैधानिक हस्तक्षेप जो होता है वो अन्य से कहीं अधिक होता है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है। बड़े स्तर पर जब कार्य किया जाता है तो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था यहाँ अंश, ऋणपत्र एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। आज हम इसके गुण और दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें गुण जो है या लाभ है या महत्व है वो है सीमित दायित्व, कि कंपनी के अंदर जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी में उनका सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। हितों के हस्तांतरण की बात यदि हम करें तो हितों का हस्तांतरण कंपनी में पूर्णतः स्वतंत्र है। कभी भी कोई भी अंशधारी अपने अंशों का विक्रय कर सकता है और उन पर लाभ कमा सकता है, लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हितों का हस्तांतरण के मामले में अंशधारी पूर्णतः स्वतंत्र हैं। स्थायी अस्तित्व है। कंपनी का अस्तित्व साझेदारी की तुलना में स्थायी है, क्योंकि कंपनी के अंशधारियों कंपनियों के जो अंशधारी होते हैं उनकी चाहे मृत्यु हो या अवकाश ग्रहण करे या त्याग पत्र दे या दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और कंपनी अपने यथावत कार्य करती रहती है। इसलिए साझेदारी की तुलना में इसका अस्तित्व स्थायी होता है। विस्तार की यदि हम संभावना कर देखें तो विस्तार भी बहुत अधिक है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से, विशिष्ट बैंकों से और इसके अलावा निवेशकों से शेयर बाजार में पूंजी लगाने की ओर झुकाव रहता है। इसलिए सीमित दायित्व, इस स्वामित्व का हस्तांतरण और अधिक लाभ प्राप्ति की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में कंपनी एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट, दो से चार प्रोडक्ट बनाती रहती है और अपना विस्तार भी करती रहती है। कि आज मान लीजिए कंपनी दिल्ली के अंदर है तो उसकी दूसरी शाखा लुधियाना के अंदर लगाई जाती है। तो इस तरीके से कंपनी अपना विकास और विस्तार करती रहती है। अब प्रबंध के मामले में यदि हम देखें तो साझेदारी में जो साझेदार होते हैं वो प्रबंध के मामले में इतने निपुण नहीं होते हैं, दक्ष नहीं होते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनियों का जो प्रबंध किया जाता है वो पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी के अंदर प्रबंध की व्यवस्था उचित होती है, अच्छी होती है। इसलिए ये प्रत्येक विभाग एक कार्य विशेष करता है। मुखिया एक निपुण प्रबंधक होता है। इससे कंपनी का निर्णय संतुलित होते हैं एवं उसके लागत भी कम होती चली जाती है। तो कंपनी में कुशल प्रबंधकों के द्वारा ही प्रबंध का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम सीमाएं, दोष या हानियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि निर्माण में जटिलता। एकाकी व्यापार और साझेदारी को लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन कंपनी को लगाना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। कंपनी विधान बना हुआ है, उस विधान के अनुसार कंपनी की व्यवस्थाएं की जाती है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण पत्र, इस तरीके के प्रपत्रों को छपवाया जाता है। इसके अलावा कंपनी को वही व्यक्ति लगा सकता है जो या तो पहले कंपनी लगा चुका है या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं ली जाती हैं। तो कंपनी में अनेक वैधानिक औपचारिकताएं होने के कारण इसको लगाना आसान नहीं है और बहुत ही जटिल है। गोपनीयता की यदि हम बात करें तो कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी की समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में अनेक सूचनाएं देनी होती है। ये समस्त सूचनाएं जनसाधारण को भी उपलब्ध होती है, इसलिए कंपनी में गोपनीयता रहना कठिन हो जाता है। तीसरी जो बात आती है वो अवैयक्तिक कार्यवातावरण की है, कि स्वामित्व एवं प्रबंध में पृथकता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे कंपनी के अधिकारीगण न तो प्रयत्न करते हैं और न ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। कंपनी के बड़े
आकार के कारण स्वामी एवं उच्च प्रबंधकों के लिए कर्मचारी, ग्राहक एवं लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो जाता है। जबकि साझेदारी में ये व्यवस्थाएं अलग होती हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध होता है, यहाँ पर प्रबंध करने वाले प्रबंधक होते हैं, मालिक अलग होता है, इसलिए प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता है, इसलिए कार्य वातावरण में अनावश्यक बाधा हो जाती है। इसके बाद में अनेकानेक नियम हैं कि कंपनी के अंदर बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही कंपनी कार्य करती है। कंपनी अंश पत्र जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृति लेती है, और जो भी कोई बात होती है उसके लिए संचालक मंडल की मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में ही निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा भी रजिस्ट्रार से भी कंपनी लॉ बोर्ड जैसी अनेक संस्थाओं से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। इससे कंपनी के में स्वतंत्रता कम होती है और औपचारिकताओं से काफ़ी समय प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए औपचारिकताओं को पूरा करते करते कई बार तो व्यावसायिक अवसर ही निकल जाता है। इसके बाद में निर्णय में देरी की यदि हम बात करें तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनी के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो संचालक मंडल की मीटिंग में लिए जाते हैं। संचालक मंडल की मीटिंग के लिए सूचनाएं भेजी जाती है अंशधारियों को, ऋण पत्रधारियों को, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को। तो इस प्रकार की समस्त सूचनाओं को देने के बाद कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती है और ऐसे स्थिति के अंदर व्यावसायिक अवसर निकल जाते हैं। अल्पतंत्रीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं हम कि कंपनी जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों से कंपनी के अंदर स्वामियों के कंपनी के नियंत्रण में होती है, इसलिए अंशधारी जो होते हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो मीटिंग में नहीं आते हैं, उनके सिर्फ प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, जिसका कई बार विपरीत प्रभाव अंशधारियों पर और ऋण पत्रधारियों पर पड़ता है। तो इसलिए कहने को तो ये है कि साहब कंपनी व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्र की व्यवस्था है कि सभी मिलकर के निर्णय लेते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं होता है। वस्तु स्थिति के अंदर केवल कुछ व्यक्ति ही मिलकर के निर्णय लेते हैं और यदि उनके निर्णय अच्छे नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार कंपनी को नुकसान होता है, जिसका कुठाराघात अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं पर सीधा देखने को मिलता है। इसके बाद हितों के टकराव की यदि हम बात करें तो कंपनी विभिन्न अंशधारियों के हितों में टकराव होता है। उदाहरण के लिए यदि देखें हम तो कर्मचारी जो होते हैं वो ऊंचे वेतन प्राप्त करना चाहते हैं, उपभोक्ता ये चाहते हैं कि भाई अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उनको कम से कम पैसे में प्राप्त हो। ऐसी स्थिति के अंदर जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि लाभांश की दर उनकी ऊंची प्राप्त हो। तो ये सारी बातें हैं जो आपस में हितों का टकराव करती है। हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, कंपनी के लिए कोई भी नहीं सोचता है। परस्पर विरोधी हितों को संतुष्ट करना कंपनी के प्रबंधन से में अक्सर समस्याओं को जन्म लेता रहता है और कंपनी की व्यवस्थाएं कई बार बिगड़ जाती है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि अंत में जाकर के कंपनी का समापन करना होता है। तो ये सारे दोष होते हैं, लेकिन इतने सारे दोषों को देखने के बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। कंपनी व्यवस्था सबसे अच्छी होती है क्योंकि कंपनी के अंदर सारी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद में ही निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए कंपनी व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। बड़े आकार पर जब उत्पादन करना होता है, बड़े आकार के लिए पूंजी की व्यवस्था करनी होती है, कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है। इन सब को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और समय समय पर इनको याद करते रहें। बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।